नमस्कार दोस्तों, आपका डॉक्टर आलोक शांठिया AIRNDF चैनल पर स्वागत है। बात करते हैं ब्रेन ट्यूमर की। अक्सर अगर आप बात कहीं कर रहे हैं, कहीं रास्ते में जा रहे हैं, खड़े हैं और अचानक आपको गस आ जाता है, आँख के सामने अंधेरा छा जाता है। यदि यह एक बार होता है तो इसको बिल्कुल ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, कमज़ोरी के कारण, किसी दूसरे नर्व के कारण ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर यह रिपीटेडली आपको होता है कि आप बात कर रहे हैं, आप बैठे हैं, आप चल रहे हैं, आप सफ़र कर रहे हैं और अचानक आपको गस आया और आपकी आँखों सामने आपको अंधेरा छा गया, आपको एक ऐसा लगा सब कुछ घूम गया और पलक झपकते फिर सब सही हो गया। अगर ऐसी स्थिति हो रही है, यदि अचानक आपका कोई हिस्सा शरीर का सुन्न हो जा रहा है, यदि आपको शाम के बाद रात होते होते सर दर्द होता है और ख़ास तौर से जब सुबह उठते हैं मॉर्निंग में, वह पेन सर का बहुत ज़बरदस्त रहता है, या फिर आपकी आँख धुंधली होती जा रही है, आँख की रोशनी धुंधली होती जा रही है, आप यह जान रहे हैं कि आप सब कुछ खा पी सही रहे हैं, चश्मा भी लगा रहे हैं, बट आपकी आई साइट धीरे धीरे कमज़ोर हो जा रही है। आपका सर दर्द दिन भर तो ठीक रहता है लेकिन रात में बढ़ जाता है। आपका पैर हाथ सुन्न होने लगता है या पैर या हाथ में से लकवा जैसी स्थिति आ रही है, या फिर अचानक आपका महिला अगर हैं, आपकी माहवारी में बहुत ज़्यादा अनियमितताएं हो रही हैं, पुरुष है तो उसका मोटापा बढ़ गया है, फैट अचानक बहुत बढ़ता चला जा रहा है, तो इन सारी स्थितियों में आपको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि यू मे बी द पेशेंट ऑफ ब्रेन ट्यूमर। जैसा कि नाम से प्रदर्शित है, ट्यूमर का मतलब गांठ होता है, और गांठ निश्चित रूप से शरीर में एक एडिशनल ग्रोथ है, या एडिशनल ग्रोथ बॉडी का जो एक स्टैंडर्ड मानक है उसके अतिरिक्त अगर होगी तो जो बॉडी की संरचना है उसमें या जहाँ पर भी होगा, चाहे वह ब्रेस्ट में हो, चाहे वह आंतों में हो, चाहे वह ब्रेन में हो, चाहे वह आर्म पिट में हो, चाहे ईयर लिड्स पे हो, कहीं पर भी आपको यह प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि जैसे ही गांठ बढ़ेगी वह उस अंग विशेष पर एक दबाव डालेगी, और इस दबाव डालने के कारण वह अंग विशेष एक नॉर्मल रूटीन में काम नहीं कर पाएगा, और इस नॉर्मल रूटीन में काम ना करने के कारण आपकी जो नॉर्मल लाइफ है वह बाधित होती है। बट टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट ब्रेन ट्यूमर ओनली बिकॉज टुडे इज़ द 8th of June when we celebrate World Tumor Day, or you can say we celebrate the awareness program of brain tumor, क्योंकि यह वह दिन है जब जर्मनी में डाइचे नाम के एक व्यक्ति ने, जो ब्रेन ट्यूमर पर काम कर रहे थे, और अगर हम उनका पूरा नाम लें तो डाइचे हिरन डूमोर हिल्च ईवी उनका नाम था, और उन्हीं की स्मृति में हर साल 8 जून को हम ब्रेन ट्यूमर दिवस मनाने लगे, और इस बार इस थीम के साथ मना रहे हैं कि हर व्यक्ति को इस ब्रेन ट्यूमर के बारे में जानना चाहिए, समझना चाहिए कि व्हाट इज़ ब्रेन ट्यूमर एंड व्हाई इट इज़ इन आवर बॉडी। आपको मालूम हो, भारत जैसे देश में हर साल 40 से 50 हज़ार लोग ब्रेन ट्यूमर का शिकार हो रहे हैं, और जिसमें से 20% बच्चे होते हैं। और ये सारे लोग जो ब्रेन ट्यूमर का शिकार होते हैं, दोज हु आर विक्टिम ऑफ ब्रेन ट्यूमर, उनकी जो लाइफ है वह ट्यूमर होने के बाद केवल 34 से 35% ही रह जाती है। ऐसे समय में एवरीबडी शुड नो द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ ब्रेन ट्यूमर। ब्रेन ट्यूमर क्यों होता है, क्या होता है, यह एक कठिन प्रक्रिया है, लेकिन अक्सर आप जानते हैं कि जब हम बचपन में खेलते हैं और फ्री होके खेलते हैं तो बच्चे कई बार गिरते हैं, और उन गिरने के कारण शरीर में, ख़ासतौर से दिमाग पर, सर में चोट आती रहती है, लेकिन हमारी इम्यूनिटी के कारण उस समय हमें कुछ नहीं महसूस होता है, बट इन कोर्स ऑफ टाइम जो ये प्रेशर पड़ता है चोट के कारण, या वहाँ पर एक ट्यूमर जनरेट कर देता है। या फिर आपका कहीं एक्सीडेंट हुआ है, उस एक्सीडेंट के कारण भी
ऐसी समस्या बाद में आ सकती है। इसीलिए आपसे कहा जाता है कि आप जब ख़ास तौर से टू व्हीलर चलाएं, बाइक चलाएं, तो हेलमेट ज़रूर लगाएं, क्योंकि आपके सर में जो चोट आती है वो ब्लड क्लॉटिंग तो करती ही है, बट समटाइम्स इट आल्सो क्रिएट्स ब्रेन ट्यूमर, और इसके लिए आपको अवेयर होना चाहिए। हम जानते हैं कि हमारे शरीर में दो तरीके का ब्रेन ट्यूमर होता है। एक तो प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर होता है, और जो प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर होता है उस प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर में को हम लोग कहते हैं, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है, और जब हम ब्रेन की बात करते हैं तो जो ये ऊपर का हिस्सा दिखाई देता है या स्कल है, क्योंकि इस पर मांस चढ़ा है, लेकिन जब मांस इसका हटा दें तब जो खोपड़ी बचती है उसको हम लोग क्रेनियम कहते हैं। इस क्रेनियम और जो अंदर दिमाग है उसके बीच में उस दिमाग को ढकने के लिए एक झिल्ली होती है जिसे मेनिंजाइट कहते हैं, और जब इसमें सूजन आ जाती है तो इसे मेनिंजाइटिस कहते हैं। लेकिन इस मेनिंजाइट में भी कभी कभी गांठ पड़ जाती है चोट के कारण, इन्फ्लेमेशन के कारण, और उसके कारण जो ब्रेन ट्यूमर होता है उसे हम कहते हैं मेनिंजियोमा, या प्राइमरी किस्म का ब्रेन ट्यूमर होता है। लेकिन इसके अलावा यह भी है कि हमारे ब्रेन में सेल्स हैं, गिलियल सेल्स भी हैं, न्यूरोमीटर्स हैं, और इनमें भी वैसे तो ब्रेन की सेल्स एक बार बन जाती हैं फिर कभी नहीं बनती हैं, और यही कारण है कि जब ब्रेन में कभी चोट आ जाती है या कोमा में कोई चला जाता है, कोमा में के मतलब अचेत स्थिति में हो जाता है, शरीर काम कर रहा होता है लेकिन ब्रेन रिस्पॉन्ड नहीं करता उस तरह से, आदमी जागृत अवस्था में नहीं रह जाता, उस समय में अगर डॉक्टर्स अक्सर कहते हैं कि ये लकली है कि अगर वो वापस फिर से बैठ जाएं, उठ जाएं, तो जो ब्रेन की कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं वो दोबारा नहीं बनती हैं। लेकिन गिलियल सेल्स में चूँकि यही 10% सेल्स ऐसे हैं जिसमें, वैसे तो कोशिकाओं में न्यूक्लियस पाया जाता है बट इसमें नहीं पाया, इसमें पाया जाता है गिलियल सेल में। यही कारण है कि ब्रेन ट्यूमर में खास तौर से गिलियल सेल के कारण जो ट्यूमर हो जाता है दैट इज़ नोन एज सेकेंडरी टाइप्स ऑफ ब्रेन ट्यूमर। प्राइमरी में मेनिंजियोमा है, लेकिन जो सेकेंडरी है उसे ग्लियोमा कहते हैं। इसमें जो आपका दो हेमिस्फीयर है उसमें कहीं पर भी कोई गांठ पड़ सकती है, और यह गांठ आपके शरीर में एक ट्यूमर जैसी स्थिति बना सकती है। ट्यूमर के लिए सबसे बड़ी चीज़ यह है कि हो सकता है कि यह गांठ एक छोटी सी गांठ के रूप में आपका थ्रू आउट योर लाइफ ये सही रह जाए, और ये भी हो सकता है कि ग्रेजुअली ये बढ़े, और इस पर डिपेंड करता है कि ये गांठ कहाँ पर है। दोनों स्फीयर जो हैं ब्रेन के, लेफ़्ट हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर, उसके बीच जो एक ग्रूव पाया जाता है, अगर उस ग्रूव के अंदर है यह गांठ तो एक तो इसका ऑपरेशन कठिन है, सेकेंड थिंग यह उतना इफेक्ट नहीं डालेगा अगर इसमें ग्रोथ नहीं है। सबसे बड़ी जो सिग्निफिकेंट पॉइंट होता है वो ये होता है कि ग्रोथ है या नहीं है, इसको देखा जाए। और इसी ग्लूकोमा के वजह से ग्लायोमा के अतिरिक्त भी एक ट्यूमर जो सेकेंडरी वो उसका होता है उसे एपेंडियोमा कहते हैं। तो चाहे एपेंडियोमा हो चाहे ग्लियोमा हो, यह दोनों सेकेंडरी टाइप के हैं, और यह सेल्स में होते हैं, या ब्रेन के सेल्स में होते हैं। दैट्स वाई इट इज़ क्वाइट सीरियस एंड यू शुड बी अवेयर अबाउट इट। तो इसके लिए आपको होना चाहिए। अब यहीं पर आपको ये जानने की ज़रूरत है कि जो भी ट्यूमर की मैं बात कर रहा हूँ, ट्यूमर या तो बेनाइन होगा और या मैलिग्निन से अफेक्टेड होगा। अगर वह मैलिग्निन टाइप का है, मतलब कैंसरस है, तो उसमें बहुत तेज़ ग्रोथ दिखाई देगी और उस ग्रोथ को आपको देखना होगा। या फिर वह बेनाइन है, बेनाइन में भी या तो वो टिश्यूज़ की ग्रोथ के एक्स्ट्रा कारण है या फिर फैट के कारण है, फैटी होगा। अगर ये ऐसे ही पड़े हैं तो आपको इसके लिए वरी नहीं करना चाहिए। बट अगर इनमें ग्रोथ दिखाई दे और उस ग्रोथ के कारण जो दिमाग के दूसरे अंग हैं उसमें दबाव पड़ने लगे, जिसके उस दबाव के पड़ने के कारण सबसे बड़ी चीज़ जो मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, सर दर्द होगा। सर दर्द के साथ साथ आपको एक घस आने लगेगा। आपके बॉडी जिस पर दबाव पड़ रहा है, ब्रेन का हर हिस्सा किसी न किसी शरीर के अंग को प्रभावित करता है, और जहाँ पर यह ट्यूमर होगा उस अंग को यह जब दबाव डालेगा तो वो अंग का जो फंक्शन है वो प्रभावित होगा। यहाँ तक कि आप ये जानते होंगे, जैसा कि मैंने अपने पहले इस वीडियो में बताया, कि अचानक अगर आपको
मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो ज़रूरी नहीं है या थायराइड का ही वर्क हो, ज़रूरी नहीं है कि या डायबिटीज़ का मसला हो, ये ट्यूमर से भी संबंधित हो सकता है। अगर पीरियड्स महिलाओं के बहुत ज़्यादा इर्रेगुलर हो रहे हैं, उनमें बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो इट में आल्सो बी द मैटर ऑफ ब्रेन ट्यूमर। कभी कभी ये सब रिफर्ड मैटर्स होते हैं और उसको भी हमें सचेत रहना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक है, हीमोग्लोबिन भी ठीक है, लेकिन हमारा पीरियड बहुत ज़्यादा इर्रेगुलर है, तो आपको उस समय में ब्रेन ट्यूमर जैसे पे भी सोचना चाहिए। और ब्रेन ट्यूमर के लिए आपको मैं बताऊं कि अब तो ब्रेन का एमआरआई भी होता है, सीटी स्कैन भी होता है। आप सीटी स्कैन करा कर भी जान सकते हैं, एमआरआई करा कर भी जान सकते हैं। और कम से कम 40 साल की उम्र के बाद हर व्यक्ति को यह जानना चाहिए कि उसके ब्रेन में और बॉडी में कुछ हो तो नहीं रहा है। पैथोलॉजिकल जांच एक ज़रूर होल बॉडी की कराना चाहिए, क्योंकि इन समय के बाद मेटाबॉलिक फंक्शन, जो कि दो प्रोसेस का समुच्चय है, जिसे आप एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म कहते हैं। एनाबॉलिज्म का मतलब बनना और कैटाबॉलिज्म का मतलब किसी चीज़ को निकाल देना शरीर में जिनकी उपयोगिता नहीं। बट इनमें जब अनियमितता हो जाती है तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जो डेवलप होता है, उससे शरीर में कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो डेवलप होने लगती हैं। और हमको इन कोर्स ऑफ टाइम ये यू शुड नो कि वेदर योर बॉडी इज़ नॉर्मल और नॉट, तो आपको इस बात को जानना चाहिए। कहने को, जैसा कि मैंने अपने वीडियो में भी कहा, कि भारत जैसे देश में ही हर साल 40 से 50 हज़ार लोग ब्रेन ट्यूमर का शिकार हो रहे हैं, लेकिन उसमें बच्चे भी हैं 20%। लेकिन जो बच्चों में भी ब्रेन ट्यूमर होता है, उस ब्रेन ट्यूमर का प्रकार जो मैंने आपको प्राइमरी और जो मैंने आपको सेकेंडरी बताया, उससे थोड़ा सा अलग होता है। जो बच्चे में ब्रेन ट्यूमर होता है उसको जर्मिनोमा कहते हैं। दूसरा जो है वो मेडुला से अफेक्टेड होता है, तो उसको मेडुलोलास्टमा कहते हैं। मेडुलोलास्टमा चाहे जर्मिनोमा हो, और चाहे क्रेनियोफ्रैगमेमा हो, ये 3 तरह के मुख्य रूप से बच्चों के ब्रेन ट्यूमर होते हैं। और बच्चों को भी बैठे हैं अचानक बच्चे गिर गए, अचानक बच्चे को बेहोशी आ गई, बच्चे को गस आ गया, इन बच्चे का हाथ पैर ऐंठने लगा, इन सब बातों पर जब ऐसा कुछ हो तो आपको ध्यान देना चाहिए कि वेदर इट इज़ ब्रेन ट्यूमर और अदर टाइप्स ऑफ डिजीज़ इन हिज बॉडी। और इस तरह से अब ब्रेन ट्यूमर के इलाज की बात करते हैं। ब्रेन ट्यूमर का इलाज, जब आपको डिटेक्ट हो जाए ब्रेन ट्यूमर का, तो आप जानते हैं कि रेडियोथेरेपी है। रेडियोथेरेपी में रेडियो वेव्स डाली जाती हैं। पहले तो बहुत कम इंटेंसिटी की वेव्स डाली जाती थी, लेकिन अब हाई टेक्नोलॉजी में हाई लेवल की वेव्स डालकर उस जो ट्यूमर है उसको हटा दिया जाता है। या फिर रेडियोथेरेपी के बाद रेडियो सर्जरी भी होती है, उसको कट करके निकाल देते हैं। लेकिन इस रेडियोथेरेपी के अलावा भी अब गामा थेरेपी भी शुरू हो गई है। गामा थेरेपी में सिर्फ वहीं पर जाकर जहाँ ट्यूमर है वहाँ पर अटैक किया जाता है, अटैक इन पॉजिटिव मैनर, और इसको हटा दिया जाता है। गामा, जिसको हम गामा नाइफ थेरेपी कहते हैं। नाइफ इसीलिए कहते हैं क्योंकि उसको कट करके निकाल दिया जाता है। दूसरा जो थेरेपी है उसको हम साइबर नाइफ थेरेपी कहते हैं। इसमें ब्रेन के उस जगह पर जहाँ पर ट्यूमर है, उस ट्यूमर के साथ साथ स्पाइनल कॉर्ड में भी जहाँ समस्या उसके कारण हो गई है, उसको इस साइबर नाइफ थेरेपी से ठीक किया जाता है। और एक तीसरी थेरेपी जो बहुत महंगी भी है और अभी बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट नहीं है, ख़ासतौर से इंडिया जैसे देश में, जिसे प्रोटॉन नाइफ थेरेपी कहते हैं। और इस थेरेपी में, जो कि कॉस्टली भी है और इसके अभी रिजल्ट्स उतने अच्छे या टेबुलेशन इसका नहीं है, साइंटिफिकली अभी इतने एविडेंस नहीं है, बट इट आल्सो अ वेरी पिक्यूलियर टाइप ऑफ सर्जरी विच इज़ नोन एज प्रोटॉन सर्जरी। इनके माध्यम से आप अपने ब्रेन ट्यूमर का इलाज करा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपको यह देखना चाहिए कि ब्रेन में आपका ट्यूमर है कहाँ पर और उस ट्यूमर का साइज़ क्या है
क्योंकि कई बार ऐसा होता है सर्जरी कराने में, अगर एक्सपर्ट डॉक्टर्स नहीं हैं या उन्होंने पहले से इस बात को समझा नहीं कि थेरेपी में क्या करना है, तो फिर कई बार जिस जगह पर ट्यूमर है उसके कारण से शरीर का कोई ना कोई अंग भी प्रभावित हो जाता है। तो आपके ट्यूमर का तो ऑपरेशन हो गया, लेकिन हो सकता है आपके बोलने में समस्या आ जाए, आपकी आई साइट चली जाए, आपको लकवा मार जाए या दूसरी बहुत सी समस्याएं पैदा हो जाएं। इसलिए ऑपरेशन कराने से पहले यू शुड बी सीरियस। आपको देखना चाहिए कि हम ऑपरेशन कराने जा रहे हैं, क्योंकि एक चीज़ से तो आप मुक्ति पाएंगे, लेकिन इट इज़ वेरी हार्ड कोर ट्रूथ कि फिर हो सकता है कि आप बेड रिडन हो जाए, और ऐसी स्थिति से बचने के लिए आपको पहले बहुत सोचना चाहिए। दूसरा ये भी आपको देखना चाहिए कि उस ब्रेन ट्यूमर का साइज़ बढ़ रहा है कि नहीं। कभी कभी क्या होता है, जहाँ ब्रेन ट्यूमर है उस जगह से उतना नहीं, जितना वो बढ़ने के कारण ब्रेन के जिस पोर्शन पे दबाव डाल रहा है उसमें समस्या आ जाती है। तो ऐसे में अगर वह बिनाइन है और उसको कट किया जा सकता है, ट्यूमर अपनी जगह पे रहे, कट करके निकाला जा सकता है, तो उतना हिस्सा कट करके निकाल दिया जाए, जिससे कि ब्रेन के उन पार्ट जो दबाव में आ गए हैं वो फ्री हो जाएं और आप सही हो जाएं। इसके अलावा मैं चूँकि आई आल्सो रन नैना दयाल होम्यो क्लिनिक फ्री कंसल्टेंसी, और मेरे पास 2 पेशेंट हैं हु आर सफरिंग फ्रॉम ब्रेन ट्यूमर। मैं आपसे फिर कहूँगा कि इस वीडियो में आप जब इसको देखें तो इसके अलावा भी आप किसी प्रशिक्षित होम्योपैथ से ज़रूर मिलें, लेकिन मैं आपको 2 मेडिसिन बहुत अच्छी बता रहा हूँ। वैसे तो एक मेडिसिन सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, स्क्रोफुलेरिया नोडोसा मदर टिंचर है। पूरी बॉडी में कहीं पर भी कोई भी ट्यूमर हो, एनी टाइप ऑफ ट्यूमर, तो आपको स्क्रोफुलेरिया नोडोसा लेनी चाहिए। और चाहे वह ब्रेस्ट का ट्यूमर हो, चाहे ब्रेन का हो, चाहे शरीर में कहीं पर भी हो, आप इंटेस्टाइनल ट्यूमर हो, वह उसके लिए बहुत अच्छी दवा है। 20 बूंद आधे कप पानी में आप सुबह शाम करीब 3 महीने तक लें, निश्चित रूप से वह ट्यूमर आपका समाप्त हो जाएगा। बट अगर ब्रेन ट्यूमर है, बिनाइन टाइप का है, बिनाइन का मतलब अगर फैटी है, मांस का एक टुकड़ा है, तो आपको अगर कड़ी गांठ है तो कोनियम 30 खाना चाहिए, और अगर मुलायम है गांठ तो लेपिस अल्बा 30, जिसका मैंने प्रयोग स्वयं किया और मैंने देखा कि इससे बहुत बहुत बढ़िया लाभ होता है। और जो ब्रेन ट्यूमर के खास तौर से गस आना, चक्कर आना, आप ब्रेन ट्यूमर वाला व्यक्ति ज़्यादा बात नहीं कर सकता है, आँख से उसे ज़्यादा दिखाई नहीं दे सकता है, वह ज़्यादा चल नहीं सकता, वो सारी समस्याएं लेपिस अल्बा 30 लगातार 2-4 महीना प्रयोग करने से ठीक हो जाता है। और ट्यूमर की एक बहुत विशिष्ट दवा जो मैं आपके साथ अब शेयर कर रहा हूँ वो है बराइटा आयोड 30। इट इज़ पर्टिकुलरली एसोसिएटेड विद ट्यूमर्स। तो आप अगर किसी भी तरह के ट्यूमर से हैं तो आप बराइटा आयोड 30 सुबह दोपहर शाम 4-4 बूंद ले सकते हैं। लेपिस एल्बस भी सुबह शाम ले सकते हैं, और एक लंबे समय तक। इसीलिए मैं कहता हूँ प्रशिक्षित डॉक्टर से सलाह जरूर लें, क्योंकि वो आपके ट्यूमर के आधार पे बताएंगे कि आपको सुबह दोपहर शाम लेना है, सुबह शाम लेना है, या एक ही बार लेना है। आपका ब्रेन ट्यूमर विदाउट हैविंग एनी सर्जरी ठीक हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर ब्रेन सर्जरी में 2.5 से 4 लाख 5 लाख खर्चा ऑपरेशन का बताया जाता है। इसके अलावा जो पोस्ट सर्जरी इफ़ेक्ट्स होते हैं, खर्चे होते हैं, तो उसमें आम आदमी के ऊपर बहुत दबाव पड़ता है। उस दबाव के स्थिति में आई थिंक कि होम्योपैथिक इज़ द बेस्ट वे। आप एलोपैथ को पूछेंगे तो कहेंगे कि होम्योपैथ में ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, बट क्योंकि मैंने इसका एक्सपेरिमेंट किया है, प्रैक्टिकल किया है, दैट्स वाई आई एम सेइंग टू यू कि यू मे टेक बराइटा आयोड, लेपिस अल्बस, स्क्रोफुलेरिया नोडोसा, ये सब एक बहुत बेहतरीन दवा है। लेकिन आप किसी बेहतरीन अपने होम्योपैथ से भी पता कर लें, ताकि वह आपके MRI और CT स्कैन की रिपोर्ट से यह निश्चित कर सके कि आपको किस तरह की दवा की ज़रूरत है, और आप ब्रेन ट्यूमर जैसी समस्या से मुक्त हो सकें, और उसके कारण शरीर के दूसरे अंगों पर जो प्रभाव पड़ रहा है उससे भी मुक्त हो सकें। निश्चित रूप से यह वीडियो 8 जून को विश्व ट्यूमर दिवस के दिन अवेयरनेस फैलाने वाले प्रयास में एक सार्थक कदम है। और आप भी अगर
अचानक आपको गस आता है, सर में बहुत तेज़ दर्द रात में उठता है और रहता ही लगातार है, किसी भी समस्या का, जितनी बीमारियां हैं वो एक दो बार कुछ हो रहा हो तो परेशान मत होइए, बट अगर उसमें कंटिन्यूटी है देन यू शुड वरीड अबाउट इट और आपको उसका इलाज कराना चाहिए। इसीलिए मैंने ब्रेन ट्यूमर का आपको वीडियो बनाया है, आप इसे दूर तक ले जाएं ताकि भारत में 40 से 50 हज़ार हर साल जो पेशेंट बढ़ रहे हैं वो इस वीडियो को देखें और इस वीडियो की जानकारी से उनको लाभ हो, ताकि वह बहुत ही कम समय में और आर्थिक आधार पर कम स्पैन में अपने को स्वस्थ कर सकें। इसके अलावा आप अनुलोम विलोम जो करिए, क्योंकि मस्तिष्क में आपके ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में ज़रूर पहुंचनी चाहिए। जब फेफड़े में ऑक्सीजन जाएगी तो ब्रेन में अच्छी ऑक्सीजन जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन का और ब्लड का सबसे ज़्यादा प्रयोग अगर कोई करता है तो वह दिमाग करता है। इसके अलावा दिमाग को कुदरत ने तो इस खोपड़ी में दिमाग को ढक कर आपको दिया है, खोपड़ी और दिमाग के बीच में एक झिल्ली मेनिंजाइट्स को भी दे दिया है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत से एक्सीडेंट्स होते हैं, बहुत सी टकराहट होती है, छत से लोग गिरते हैं, आपस में मारपीट, इन सब से भी सर को बचाना चाहिए, क्योंकि सर में आई कोई भी चोट उस समय तो आपको नहीं पता चलती है, लेकिन बाद में वह बहुत ख़तरनाक स्थितियां पैदा कर देती है और तब बहुत देर हो चुकी होती है। इसीलिए जब भी कभी चोट लगे, कभी भी किसी को भी चोट लगे और सर में लगे, देन यू शुड टेक द मार्वलस मेडिसिन, द बेस्ट मेडिसिन इन होम्योपैथी इज़ अर्निका 1M। 1M का मतलब 1000। आप उसकी 4 बूंद 3 दिन लगातार लें, जिसमें आपके अंदर चोट अगर कहीं पर है तो वो चोट में जो ब्लड निकला वो डाइल्यूट हो जाए, वो ब्लड जमने ना पाए। इसके अतिरिक्त आपको ब्लैडोना 200 ज़रूर याद रखनी चाहिए, क्योंकि अगर इन्फ्लेमेशन इन मेनिंजाइट्स है, अगर आपको मेनिंजाइटिस हो रहा है, कभी कभी दिमागी बुखार हो जाता है, अगर आपके दिमाग की झिल्ली में तनाव आ गया है, सूजन आ गई है, देन बेलाडोना 200 इज़ द बेस्ट मेडिसिन इन होम्योपैथी। आपको इन सारी बातों को सुनकर अपने दिमाग को बचाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जब दिमाग अच्छा रहेगा तभी समाज अच्छा लगेगा, आपका जीवन अच्छा चलेगा, क्योंकि ये कमांडिंग अथॉरिटी है। जब इसको नहीं आप सही रख पाएंगे तो पूरा शरीर पैरालाइज हो जाएगा। दैट्स वाई यू शुड अवेयर अबाउट इट एंड you should know the each and every factor of brain tumor which I have explained precisely in my video. प्लीज़ इसको आप दूर तक ले जाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानें और हम सभी लोग स्वस्थ हों। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में राइट टू हेल्थ को हम सब साकार करें ताकि अखिल भारतीय अधिकार संगठन का जो यह प्रयास है कि नैना दयाल होम्यो क्लिनिक के माध्यम से एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हुए लोगों को बीमारियों को सरल शब्दों में बताते हुए उन्हें स्वस्थ रखने का एक जो क्रम हम चला रहे हैं वह आपके माध्यम से इस वीडियो को दूर ले जाते हुए सार्थक हो। आप सभी स्वस्थ रहें। नमस्कार।